नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आज अपनी चौथी क्लास है जो कि अपनी पॉलिटी क्लास चल रही है। तो अपने पिछली क्लास में संविधान के भाग तक कर लिया था कि संविधान के भाग कितने हैं। उनको 22 भाग थे जिनको समझ लिया था कि कौन कौन से भाग हैं। तो आज अपनी चौथी क्लास है तो इसमें अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चलेंगे अपन। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार से उनका निराकरण किया गया, चर्चा कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि ये दृष्टि क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास बताता हूँ, जो कि क्लासरूम में क्लास नोट्स बनाए जाते हैं। तो उसमें जैसे कि आपको पता होगा कि आप साथ के साथ क्लास नोट्स बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये IAS प्रॉपर IAS के लिए पढ़ाया जाता है। तो आप अगर PCS की भी कर रहे हो तो आप इसको आप अकॉर्डिंग इसके अनुसार लिख सकते हो अपना नोट्स, खुद सेल्फ नोट्स बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन जानेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जिस क्वेश्चन भाई कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में जो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा जाता है तो उसमें कैसा हल करना। तो देखिए कि अपने क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान थी और उसका निराकरण कैसे किया। तो अपना पहल इसकी कुछ भूमिका लिखेंगे अपने क्वेश्चन की। पृष्ठभूमि क्या थी कि संविधान सभा क्या थी, फिर उसके सामने चुनौतियाँ क्या थी, उसके समाधान कैसे लिए गए, सर्वसम्मति से निर्णय लेकर एक समायोजन का सिद्धांत अपनाया गया जो कि हम जानेंगे, और फिर लास्ट में अपन निष्कर्ष जानेंगे। तो जैसा अब अपन करते हैं इसका आंसर कि क्या होगा। इसका पहली पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान निर्माण का कार्य वह जनता की प्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है, जो न केवल संविधान निर्माण कार्य करती है अपितु उस संविधान के विविध पक्षों एवं उद्देश्यों पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकार भी करती है। ऐसी संस्था को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि आपने पता होगा, अपने पहले परिभाषा जानी थी, तो इसमें पृष्ठभूमि में तो यहाँ पे जान लेते हैं अपना कि जो मतलब लोकतांत्रिक देश में जो प्रतिनिधि संस्था के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, वो उसको उद्देश्यों पक्षों पर विचार करके उसे स्वीकार करती है, उसका निर्माण करती है। और भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य भी संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो आपको पता है कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। जो कि कैबिनेट मिशन अपना 1946 का था, वो उसके अकॉर्डिंग ये अस्तित्व में आई थी। अपने जान लेते हैं और क्या क्या संविधान सभा के बारे में है। और इसके संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि क्योंकि भारतीय संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था। आप भी जानते हैं कि भारत जो कि विविधता वाला देश है, तो उसमें संविधान का निर्माण आसान नहीं था। तो इसलिए बहुत चुनौतियाँ सामने, कौन कौन सी चुनौतियाँ थी वो देख लेते हैं। पहली चुनौती थी कि संविधान सभा के समक्ष प्रथम चुनौती विभिन्न विचारधाराओं तथा हितों के में समन्वय की थी, क्योंकि संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद आदि के समर्थक विद्यमान थे तथा सभी अपने अपने दृष्टिकोण संविधान में स्थान प्रदान करना चाहते थे। तो अनेक विचारों को वर्चस्व था। तो पहली चुनौती ये हो गई। और सेकंड चुनौती थी संविधान सभा के समक्ष अगली चुनौती भारत में विकास के उचित मार्ग को चुनने की थी, क्योंकि कुछ लोग भारत के लिए अमेरिका की पूंजीवादी प्रणाली का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली का। तो कि कौन से विकास का मॉडल कौन सा चुना जाए कि भारत में आगे कौन सा उचित मार्ग जिससे कि भारत का विकास हो सके। तो अगली चुनौती ये हो गई। और अब तीसरी चुनौती है कि भारत में सांप्रदायिकता के कारण विभाजन हो गया था, जैसे कि आपको पता है 1947 में अपना पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा के समक्ष यह चुनौती उत्पन्न हुई कि भारत में विद्यमान अल्पसंख्यकों के मन में कैसे अविश्वास तथा भय को दूर किया जाए एवं अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में शामिल कैसे किया जाए। तीसरी चुनौती ये थी संविधान सभा के सामने। अगली चुनौती संविधान सभा की समक्ष चुनौती भारत की राष्ट्र एकता व अखंडता को सुरक्षित बनाए रखने की थी, कि भारत की जो राष्ट्र अखंडता एकता है उसको कैसे एक साथ बनाए रखें। और इसके कि संविधान सभा के समक्ष भारत की शासन प्रणाली के स्वरूप को लेकर यह चुनौती उत्पन्न हुई कि क्या वह भारत के लिए ब्रिटेन की समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करे या अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का। जैसे कि अभी अपने ये
संसदीय प्रणाली कार्य करती है भारत में, जो कि ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो अब जान लेते हैं कि इसके समक्ष मतलब कि क्या क्या। इसी प्रकार संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन संपत्ति के अधिकार की स्थिति को लेकर, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को लेकर भी चुनौती उत्पन्न है। ये सभी मुद्दे थे जिनको लेकर चुनौती उत्पन्न हुई। तो इसका समाधान कैसे निकाला गया, तो देखते कि उपयुक्त चुनौतियों के समाधान के लिए संविधान सभा के द्वारा 2 तरीकों का अनुसरण किया गया। 2 तरीके, एक तो सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए, एक समायोजन का सिद्धांत अपनाया। सर्वसम्मति निर्णय क्या था कि इसके अंतर्गत संविधान सभा ने संविधान में केवल उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया जिसको लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। कि संविधान सभा के द्वारा उन्हीं निर्णयों को मतलब कि उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया जिनकी सभी की राय में समान थी। अर्थात संविधान सभा के द्वारा अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों के निदान के लिए बहुमत के स्थान पर आम सहमति का प्रयोग किया गया। कि जो बहुमत नहीं होकर सभी की सहमति अनिवार्य रूप से इसमें वो की गई, शामिल की गई। और समायोजन का सिद्धांत था फिर कि इसके अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा 2 विपरीत पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। जिसे भारत के संदर्भ में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों लक्षणों का प्रयोग किया गया। ये दोनों मतलब इन दोनों सिद्धांतों को अपनाकर जो भी चुनौतियाँ थी उनका मतलब कि समाधान करने का प्रयास किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो अब इसका निष्कर्ष जान लेते कि क्या निष्कर्ष। अपना मत देना पड़ता। तो उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनेक विचारधारात्मक बिखराव के बावजूद संविधान सभा के द्वारा एक ऐसे बेहतरीन संविधान का निर्माण किया गया जो कि संविधान लागू होने के 73 वर्षों पश्चात भी भारतीय परिस्थितियों एवं समय के अनुकूल प्रासंगिक बना हुआ। तो 73 वर्ष तो 2023 के अकॉर्डिंग, अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, उतना तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये की थी कि 73 वर्ष हो गए तो भारत का संविधान इतना मतलब कि बिखरा हो, इतना बावजूद भी मतलब ऐसा निर्माण किया गया कि आज प्रासंगिक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपने संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि संविधान सभा का आलोचना, क्या आलोचना हुई, इसका क्या खंडन किया गया, तो क्या फिर बाद में निष्कर्ष देखेंगे हम। तो भूमिका संविधान सभा क्या है, जो कि पिछले क्वेश्चन में जान ली थी, तो आप उसको ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं, जो कि बहुत कम 20-30 वर्डों में लिखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 150 वर्ड में आपको 250 वर्ड में दिया गया। तो ये आलोचना खंडन हो गया, आलोचना करेंगे फिर खंडन करेंगे, आलोचना करेंगे खंडन करेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आलोचना कर देते हैं अपने एक साथ, लेकिन फिर उनका खंडन नहीं हो पाता। तो जितनी आलोचना करनी है तो उनका प्रॉपर खंडन भी करना हम लोग को। तो फिर लास्ट में निकलेंगे निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष निकला। तो पहली आलोचना है कि संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं। पहला आलोचना लगती है संविधान सभा के ऊपर कि संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संस्था नहीं। कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा संविधान सभा की सदस्य M.R. जयकर ने भारत की संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था मानने से इनकार कर दिया। कि उन्होंने चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने संविधान सभा को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके अनुसार संविधान सभा का गठन ब्रिटेन की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था तथा संविधान सभा को अपनी बैठकों से पूर्व ब्रिटिश शासन से अनुमति लेनी होती थी। तो अपन खंडन करते हैं कि ये बात सही है या नहीं है, कि क्या था, तो खंडन करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा अपने गठन के पश्चात एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि किसी भी विदेशी सत्ता के द्वारा संविधान सभा का विघटन नहीं किया जा सकेगा। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में घोषित किया गया, अर्थात संविधान सभा का अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। तो इसको अपन खंडन करके इसको मतलब असत्य साबित कर देते कि ये सब बात ठीक थी या नहीं थी। तो सेकंड पॉइंट आ गया अपना, संविधान सभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। कि दूसरा आलोचना द्वारा आलोचकों हमेशा ध्यान रखना, आपको आलोचक लिखना है, खुद के अनुसार कभी भी वो नहीं करना कि आलोचना खुद के अनुसार लिख दी। तो ये दूसरा था कि संविधान भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है।
तो इसमें देखिए क्या बात कही गई है कि जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा पर यह आरोप लगाया कि संविधान सभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, क्योंकि इनके अनुसार संविधान सभा का गठन भारत की जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था तथा न ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को जनमत संग्रह के लिए रखा गया। तो ये बात ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अपने को तो खंडन भी करना साथ का साथ कि जब भी मतलब कि अपना क्वेश्चन का सही प्रारूप डिसाइड हो पाएगा। तो देख खंडन में क्या बात कही गई है कि तत्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था, जो कि आप भी जानते कि उस टाइम अचानक मतलब कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि चुनाव आयोजन किया जा सके। तो यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता तब भी संविधान सभा का यही प्रारूप होता, क्योंकि 1952 में प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भागीदारी की तथा चुनाव में विजय प्राप्त हुई। कि जैसे आपको पता होगा कि फिर बाद में चुनाव हुए जो कि 1952 में, तो जब भी वो संविधान सभा में जो भी सदस्य थे उनके वही चुने गए। तो जो आप कह सकते हैं कि अगर वो पहले भी चुनाव होते तो उनके द्वारा जीत हासिल होती, तो वही संविधान सभा का वही प्रारूप होता। जैसा कि अपने अगले ये आलोचना की गई है कि कौन सी अगली आलोचना है, तो उन देखते कि अगली आलोचना अपने कांग्रेस का प्रभुत्व कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित था। तो देखते कि किसने कहा कि ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा पर यह आरोप लगाया कि संविधान सभा में केवल एक ही राजनीतिक दल अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व विद्यमान था। इनके अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तथा संविधान सभा ही कांग्रेस एवं कांग्रेसी भारत है। तो अब इसका खंडन कर लेते कि परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में अन्य राजनीतिक दल जैसे हिंदू महासभा, भारतीय साम्यवादी दल आदि की भूमिका विद्यमान थी एवं प्रारूप समिति जिसका संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें मूलतः के.एम. मुंशी को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का संबंध कांग्रेस से नहीं था। जैसे भीमराव अम्बेडकर भी कांग्रेस से नहीं थे। इन सभी को देख सकते हैं कि इनका कोई महत्व नहीं था कि कांग्रेस से। तो फिर अगली आलोचना हो जाती है अपनी कि वकीलों का शोहरा कहा गया इसको संविधान सभा को कि जेनिक्स ने संविधान सभा पर यह आरोप लगाया कि भारत की अधिकांश जनसंख्या किसानों मजदूरों की थी, जबकि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वकील पृष्ठभूमि के से थे। अर्थात इनके अनुसार भारतीय संविधान सभा में किसानों मजदूरों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। तो अपन जैसा कि इन्होंने कहा तो उसके अनुसार अपन खंडन कर लेते कि क्या बात ये सही है या नहीं है। तो खंडन में देखिए कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है, जो कि आप भी जानते हैं, और इसका निर्माण उसी वर्ग के द्वारा किया जा सकता है जो कि नियमों कानूनों को जानकार हो, तथा इस दृष्टि से वकील सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग था। इसलिए संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वकील थे। तो ये बात जाहिर सी है कि अगर कानूनी दस्तावेज है तो अपन आप भी जानते हैं कि अपन ऐसे किसान नहीं कर सकते, उसका निर्माण तो वकीलों के द्वारा ही किया गया। अब अगली आलोचना इसकी थी कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान सभा पर हिंदुओं की प्रभुत्व का आरोप लगाया। चर्चिल के अनुसार संविधान सभा में केवल एक बड़े वर्ग का वर्चस्व विद्यमान था। लॉर्ड विस्काउंट के अनुसार संविधान सभा में केवल हिंदुओं का ही प्रभुत्व विद्यमान था। तो इसका खंडन कर लेते कि बात सही है या नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के चुनाव मुस्लिम लीग की सीटों की संख्या कम होने के कारण उसने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ ही चुका है कि जब उसकी सीटों की संख्या कम आई तो उन्होंने मतलब संविधान सभा में उस निष्कासन का वो कर दिया कि बहिष्कार कर दिया कि हम संविधान सभा में संविधान निर्माण में भाग नहीं लेंगे। तो अगली आलोचना की समय की बर्बादी, कुछ कहते हैं कि इस समय की बर्बादी हुई है ओनली। तो आलोचकों के अनुसार अमेरिकी संविधान का निर्माण मात्र 4 माह में संपन्न कर लिया गया, जबकि भारतीय संविधान का निर्माण में जैसे कि किताबों में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, जबकि कई टीचर्स बोलते हैं कि 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा हो, जो कि समय की बर्बादी थी। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में कभी भी आपको बाई चांस 3 वर्ष
3 वर्ष 1 माह तथा 16 दिन का समय दिख जाए और 2 वर्ष तो आपको वो नहीं है, क्योंकि अपनी लास्ट बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो कभी कभी उसको भी मान के काउंट कर लेते हैं कि कब कब से निर्माण हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था, एंड कब तक हुआ था, तो उसको 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का बता देते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो दोनों में से कोई भी कर देना। तो अब इसका खंडन कर लेते कि सही में समय की बर्बादी थी या नहीं थी, क्या बात थी। तो जैसे कि आप पता कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद विद्यमान है, जबकि भारतीय संविधान में 395। अतः संविधान निर्माण में समय का लगना स्वाभाविक है। देखिए आप 7 अनुच्छेद में 4 महीना का समय लग रहा है, तो 395 अनुच्छेद में जाहिर सी है कि 3 वर्ष का समय लगेगा अबाउट। तो अब अगला क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे कि भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपके मत में संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो आपको दोनों क्वेश्चनों को मर्ज करके आंसर लिखना है, जो कि 250 वर्ड में, जो कि अपने इस फैक्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लगता है यूपीएससी में। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे कि संविधान सभा के क्या इतिहास रहा, उसके अकॉर्डिंग अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलते हुए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, ठीक है।